Hello student, once again you are most welcome in this class in which I am going to teach you वर्कबुक ऑफ नेचर क्लास 5 दैट इज कक्षा 5 की प्रकृति की वर्कबुक। और चैप्टर पढ़ाने वाले हैं आज 14 जल के गुण और जल प्रदूषण, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर एंड वाटर पॉल्यूशन। इससे पहले हम आपके इसके 13 चैप्टर पढ़ा चुके हैं, उनकी लिंक भी आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। अगर आपने कोई चैप्टर नहीं देखा तो वहाँ से आप देख सकते हैं। शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इसमें कहा गया है अपनी कक्षा में चर्चा करके लिखिएगा, यानी आपस में आप एक चर्चा पर चर्चा बच्चों से बैठ के करेंगे कि अपने दैनिक जीवन में सरलता से पानी बहने की व्यवस्था किन किन जगहों पर देखिए। सरलता से पानी बहने की व्यवस्था से मतलब है कि जैसे हमारे घरों से निकलता है पानी जो नहाने धोने का, वो निकल जाता है या कहीं रुक जाता है। तो सीधी सी बात है, ज़्यादातर हमारे घरों से पानी निकल करके बह के नालियों से चला जाता है। स्कूलों में भी जो पानी हम खर्च करते हैं वो भी नालियों से बह के बाहर चला जाता है, या जहाँ हैंडपम्प लगे होते वहाँ भी पानी बहने की व्यवस्था बनाई जाती है। उस जगह पर पानी भरे नहीं, अगर भरेगा तो वहाँ पर अधिक से अधिक मक्खी मच्छर पैदा होंगे, जिससे बीमारियों का फैलने का कारण बनेगा वो है। तो ये चीज़ हम इसमें लिख पाएंगे। देखिएगा यहाँ पर एक सवाल ये पूछा गया, एक ये बॉक्स छोटा है जिसमें पूरा का पूरा बॉक्स लाल रंग के पानी से भरा हुआ है। अब ये कह रहे हमने इस पानी को निकाल करके इससे 4 गुने बड़े बॉक्स में पानी को डाला है। 4 गुना बड़ा बॉक्स, यानी इस प्रकार से एक बॉक्स है, उसमें हमने इस पानी को डाला है। तो हमारी 4 स्थितियां बनती हैं। पानी डालने पर कौन सी स्थिति बनेगी? पानी किसी एक कोने में नहीं रुकेगा। 4 गुने बड़ा बक्सा है तो पूरा बक्सा भी नहीं भर पाएगा, और इस प्रकार से खड़ा खड़ा आधा बक्सा भर नहीं पाएगा। तो जो सही स्थिति होगी, क्योंकि पानी अपने समतल एरिया में रहता है, तो जो दूसरी वाली स्थिति है बा वाली, ये स्थिति बनेगी जब उस पानी को अपने से 4 गुने बड़े बक्से में डाला जाएगा, तो ये स्थिति बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि निम्नलिखित में से द्रव पदार्थों की क्या विशेषता? द्रव पदार्थ मतलब होते हैं जो तरल, जैसे पानी है, दूध है, मिट्टी का तेल है, डीजल है, पेट्रोल है, ये सब चीज़ें हैं। तो इनके लिए क्या विशेषता होती है? आयतन और आकार निश्चित होता है। आयतन से मतलब है कि अगर 1 लीटर मान लीजिएगा डीजल है तो 1 लीटर ही रहेगा, चाहे उसे आप बोतल में भर लीजिएगा, चाहे उससे बड़े कंटेनर में भर लीजिएगा, या किसी बाल्टी में भर लीजिएगा, या किसी इंजन की टंकी में भर दीजिएगा, वो रहेगा 1 लीटर ही। नहीं, आयतन उसका चेंज नहीं होगा, लेकिन आकार बदलता रहेगा। आपने बोतल में भर लिया तो बोतल जैसा आकार हो जाएगा, आपने टंकी में भर दिया तो टंकी जैसा आकार हो जाएगा। तो आकार किसी तरल पदार्थ का निश्चित नहीं होता है। तो ऑप्शन इसमें हो जाएगा बा, आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है। यहाँ पर लिख रहे हैं आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होते हैं, ऐसा नहीं है। तो केवल सेकंड वाला ऑप्शन इसका सही होगा। और यहाँ पर ये 4-5 चीज़ों के नाम दिए गए, इनमें से कौन सा ऐसा है जो पानी में घुलनशील होता है? घुलनशील से मतलब होता है पानी में घुल जाए। बालू पानी में नहीं घुलती है, नमक पानी में घुल जाता है, ईंट पानी में नहीं घुलती, पत्थर भी नहीं घुलता। केवल नमक है जो पानी में घुल जाता है। और यहाँ पर हमें एक सूची बनानी है, इधर वस्तुओं के नाम लिखने हैं और फिर ये बताना है वो पानी में विलेय है कि नहीं। विलेय से मतलब है पानी में घुलने वाली चीज़ें विलेय कहीं जाती हैं, ठीक है। पानी में पूरी तरह विलेय नहीं है, ये बताना है। फिर पानी का रंग घुलने पर बदलता है या नहीं बदलता, ये बताना है। तो हमने यहाँ पर कुछ चीज़ों के नाम लिखे हुए हैं, जिसमें हमने लिखा है नमक है, चीनी है, बालू है, खड़िया है, डीजल है, खड़िया से मतलब चौक, सरसों का तेल है और फिटकरी है। इन चीज़ों को लिखा है हमने। तो अब आप देखिएगा, नमक पानी में घुल जाता है और घुलने पर हल्का पानी का रंग भी बदल जाता है। जो पहले जैसा रंग पानी का था वैसा नहीं रहता, थोड़ा रंग चेंज हो जाता है। चीनी भी पानी में घुल जाती है और हल्का पानी का रंग बदल जाता है, लेकिन बालू पानी में नहीं घुलती है, लेकिन रंग बदल जाता है, मटमैला रंग हो जाएगा पानी का। खड़िया भी पानी में नहीं घुलती है, लेकिन उसका रंग बदल जाता है। डीजल पानी में नहीं घुलता है और रंग भी उसका नहीं बदलता है। डीजल अलग दिखाई देता रहेगा, पानी अलग दिखाई देता रहेगा। सरसों का तेल भी पानी में नहीं घुलता, लेकिन उसका रंग भी नहीं बदलेगा, क्योंकि पानी अलग रहेगा। और फिटकरी पानी में घुल जाती है और हल्का पानी का रंग चेंज हो जाएगा। लास्ट में यहाँ पर फिटकरी दी गई है ये, तो फिटकरी पानी में घुल जाती है और हल्का पानी का रंग भी बदल जाएगा। तो इस प्रकार से आप अपने हिसाब से भी इन चीज़ों को लिख करके बता सकते हो। पानी से भरे हुए गिलास में 5 चम्मच चीनी डालने पर वह घुल जाती है, इसका कारण लिखना है हमें कि वह चीनी पानी में क्यों घुल गई। तो ये क्या होता है, एक साइंटिफिक क्रिया होती है, यानी रासायनिक क्रिया होती है। जब हम चीनी को पानी में डालते हैं तो चीनी के अणुगत विकरण
ये अणुगत विकर्ण का मतलब होता है चीनी के अणु और पानी के अणुगत विकर्ण मिलकर के एक समानांतर समाधान बनाते हैं, जिससे चीनी पानी में के साथ के साथ मिश्रित हो जाती है। इस विधि से चीनी और पानी के बीच एक समानता उत्पन्न हो जाती है और चीनी पानी में घुल जाती है। तो इतना आप इसमें लिख पाएंगे, जब 1 गिलास पानी में 5 चम्मच चीनी डालेंगे तो उसमें घुल क्यों जाती है। और यहाँ पर हमें कुछ चीज़ों के नाम दिए गए हैं, कौन सी पानी में विलेय हैं और कौन अवलेय हैं वो बताना है। निम्नलिखित विलेय तथा अवलेय पदार्थों को वर्गीकृत करना है। विलेय का मतलब ये होता है जो पानी में घुल जाए वो विलेय और जो पानी में ना घुले वो अवलेय। अब देखिएगा इसमें मिट्टी का तेल पानी में नहीं घुलता, चीनी घुल जाती है, दूध घुल जाते हैं, नमक घुल जाता है, उबले हुए चने पानी में नहीं घुलते हैं, कांच नहीं घुलता, चूना नहीं घुलता, चौक भी नहीं घुलती है, साबुन भी नहीं घुलता है, मोम है, चाय की पत्ती है, हल्दी है, कॉफ़ी है, बेकिंग सोडा पानी में घुल जाता है, चावल है, आटा है, घी है, ये पानी में नहीं घुलते। तो इसमें आप यहाँ पर बेकिंग सोडा और लिख लीजिएगा, बेकिंग सोडा पानी में घुल जाता है। बेकिंग सोडा से मतलब है खाने वाला सोडा। और जो चीज़ें नहीं घुलती हैं वो हम इसमें लिखेंगे। यहाँ पर आपको कुछ पानी में तैरने वाली वस्तुओं के नाम लिखने और यहाँ पर पानी में डूबने वाली वस्तुओं के नाम लिखने। तो जैसे लकड़ी है, पीपर है, पत्ते हैं, मृत शरीर है। मृत शरीर मतलब डेड बॉडी किसी की भी हो, पंख किसी पक्षी के पंख हों, प्लास्टिक के बर्तन हो या प्लास्टिक की कोई भी चीज़ हो, फल हो, कोई भी फल हो, वह पानी में हमेशा तैरता रहेगा। कंकड़ है, पत्थर है, लोहा से मतलब लोहे की बनी हुई कोई भी चीज़ हो वो पानी में डूब जाएगी। अब ये कहोगे पानी में फिर लोहे का बना हुआ जहाज़ क्यों नहीं डूबता, लेकिन उसके बनाने के तरीके को बदल दिया जाता है। उसकी सरफेस एरिया को इस प्रकार से बनाया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी की सरफेस एरिया को घेरता है और अधिक से अधिक पानी हटा पाता है, इसलिए वह पानी में जहाज़ डूबता नहीं है, जबकि लोहे की कील पानी में डूब जाती है। ठीक, तो सभी प्रकार की धातुएं वो पानी में डूब जाती हैं। और यहाँ पर भी कुछ वस्तुओं के नाम दिए गए, वो पानी में तैरने वाली, इधर छटनी करनी और पानी में डूबने वाली। इसमें सभी चीज़ें पानी में तैरने वाली हैं, केवल लोहे की कील एक ऐसी है जो पानी में डूब जाएगी और सभी की सभी चीज़ें हैं जो पानी के ऊपर तैरती रहेंगी। तो आप इस प्रकार से लिख पाएंगे। यदि हवा से भरे हुए गुब्बारे को पानी में डुबाना हो तो क्या किया जा सकता है। देखो, गुब्बारा हवा से भरा हुआ हो या हवा से ना भरा हुआ हो या पानी से भरा हुआ गुब्बारा हो, वह पानी में डूबेगा नहीं। लेकिन फिर भी अगर आप उसको डुबाना चाहते हो तो उस गुब्बारे को आप पानी में दबा के डुबा सकते हो, लेकिन जैसे ही आप उसको छोड़ोगे पुनः पानी से गुब्बारा बाहर निकल आएगा। तो इसमें इतना ही लिखा जा सकता है। और यहाँ पर ये 2 चित्र दिए गए हैं। पहले चित्र में क्या था, ये कोमल का गांव पहले की स्थिति रही होगी, और ये दूसरे चित्र में कोमल के गांव का जब डेवलपमेंट हो गया, विकास हो गया, घर मकान पक्के बन गए, तब की स्थिति है। तो अब देखिएगा, जब उसके गांव का विकास नहीं हुआ था तो पहले बिल्कुल गांव जैसा था। तब पीने के लिए पानी वह किसी नदी या तालाब से भर के लाती थी, क्योंकि वह तब वह पानी बिल्कुल स्वच्छ रहा होगा, उसमें किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं था। तो वह पीने के लिए पानी किसी नदी तालाब से ले आती थी। अब नदी तालाब वहीं पर है, वो नहीं हटा अपनी जगह से, लेकिन देखिएगा घर पक्के बन गए हैं, चिमनियों से धुआं निकल रहा है, कुछ कारखाने भी उसके गांव में बन गए हैं। लेकिन जो उसके नदी तालाब जो यहाँ पर दिख रहा है, इसमें देखिएगा कितनी गंदगी तैरती नज़र आ रही है, और कोई पक्षी भी वहाँ पर नहीं है, कोई पेड़ पौधा भी नहीं है, और वह पानी इतना प्रदूषित हो गया जो वह यूज नहीं किया जा सकता। अब वह पानी उसके घर में समरसेबल होगी, हेडपम्प होगा, उसका पानी यूज़ करती होगी। तो इसमें हमने वही थोड़ा लिखा भी है कि पहले कोमल के गांव में अधिक विकास नहीं था, तब नदी या तालाब का पानी स्वच्छ था। बाद में उसके गांव का विकास हो गया तो नदी का और या तालाब का पानी दूषित हो गया, जो कि यूज करने लायक नहीं रहा। नेक्स्ट, एक नीचे दिए गए चित्र को देख करके बताइएगा मनुष्यों की किन किन गतिविधियों के कारण जल गंदा होता है। अब देखिएगा, यहाँ पर एक जल स्रोत है, इधर मकान बने हुए, यहाँ पर कुछ कारखाने जिनसे धुआं निकल रहा है, और उन कारखानों से जो कचरा आ रहा है वो नालियों के द्वारा इस जल स्रोत में छोड़ा जा रहा है। तो एक तो कारखानों से निकला हुआ जल जो कचरा है वो जल स्रोत में छोड़ा जा रहा है, ऐसे पानी प्रदूषित होता है। दूसरा देखिएगा, एक व्यक्ति है जो उस पानी में अपने जानवरों को नहला रहे हैं, तो जानवरों को अगर आप जल स्रोत में नहलाते हैं तो पानी गंदा होगा। और एक व्यक्ति यहाँ पर कुछ और कर रहे हैं, परहैप्स ये कपड़े धो रहे हैं,
तो अगर जल स्रोत के पास या जल स्रोत में खड़े होकर के आप कपड़े धोते हो तो भी जल प्रदूषित होगा। और एक ये लेडी उसके किनारे बैठ करके बर्तन धो रही है, तो बर्तनों की जो गंदगी होगी वो पानी में ही आप छोड़ेंगे, तो इस प्रकार से ही पानी प्रदूषित होता है। तो ये गतिविधियाँ हम लोग स्वयं करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे जल स्रोत हैं वो प्रदूषित होते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको अपनी नोटबुक पर इसका आंसर लिखना है। अपनी कक्षा में चर्चा करके बताइएगा जल प्रदूषण को रोकने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। देखो, जल प्रदूषण को रोकने के लिए जो भी ऐसी गतिविधियां हैं जिनके द्वारा हमारे जल स्रोत गंदे हो रहे हैं वो सब रोक देने चाहिए। जैसे किसी कारखाने से निकला हुआ कचरा हम जल स्रोत में ना छोड़ें, अगर छोड़ते तो उसका ट्रीटमेंट पहले करें। वहाँ जानवरों को ना नहलाएं, उसके पास कपड़े ना धोएं, उसके किनारे शौच आदि क्रिया ना करें, वहाँ बैठ करके बर्तन ना धोएं और किसी प्रकार का कूड़ा करकट भी अपने जल स्रोत में ना जाने दें। तो हम इस प्रकार से अपने जल स्रोतों को प्रदूषण होने से बचा सकते हैं। इतना आप इसमें अपनी नोटबुक में लिखेंगे। नेक्स्ट में, ज़मीन के नीचे मिट्टी के कण और चट्टानों के टुकड़ों के बीच पानी होता है, तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जल को प्रदूषित कर सकती है। जो ज़मीन में पानी होता है वो वही मिट्टी या बड़े बड़े पत्थरों के बीच में पानी फंसा होता है, वह भी प्रदूषित हो सकता है। कैसे? बीज रोपण करने से, देखो फसल लगाने से, बीज बोने से हमारे जल स्रोत गंदे जो अंडरग्राउंड वाटर है गंदा नहीं होता है। खरपतवार का बढ़ने से भी गंदा पानी नहीं होता है। कारखानों के कचरे का अपशिष्ट और भूजल निकलने के लिए पंप का बनाना, इससे भी गंदा नहीं होता। लेकिन जो कारखानों से कचरे का अपशिष्ट निकलता है ये धीरे धीरे मिट्टी के अंदर चला जाता है और पानी को प्रदूषित कर देता है। नेक्स्ट है कि मलेरिया और डेंगू किस मच्छर के काटने से होता है। देखो, मलेरिया होता है मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से, तो मलेरिया हो जाता है। और जो डेंगू है वो एक एडीज मच्छर होता है, उसके काटने से हो जाता है। और दोनों प्रकार के मच्छर ही पानी में पनपते हैं, लेकिन डेंगू वाला मच्छर साफ पानी पे पनपता है। ठहरा हुआ पानी वो साफ़ सुथरा, उस पर डेंगू मच्छर होगा और ये अक्सर आपको दिन में काटेगा। तो दिन में काटने वाले मच्छरों से बच के भी रहिएगा। और मलेरिया वाले मच्छर रात में अक्सर काटते हैं, तो उनसे भी कटने का अपना बचाव रखिएगा, जो मच्छर ना काट पाएँ, जो आप मलेरिया से बच पाएँ। किन जगहों पर लोगों में मलेरिया होने का डर अधिक होता है, यानी कौन कौन सी ऐसी, जैसे जहाँ गंदगी होती है वहाँ रहने वाले लोगों में बिल्कुल है। जहाँ गंदगी होगी वहाँ अधिक मच्छर पनपने के चांस रहेंगे। कारखानों के आसपास रहने वाले लोगों में, वहाँ भी कारखानों के आसपास अक्सर गंदी रहती है या उनसे निकला हुआ कचरा नालियों में बहता रहता है, तो वहाँ भी ये चांस रहते हैं कि आपको मलेरिया जैसे रोग हो सकते हैं। और जल जमा होने वाली बात तो ही, अगर कहीं जल जमा हो रहा है तो वहाँ 100% मच्छर पनप जाएंगे और आप बीमार पड़ जाओगे। तो इस प्रकार से सभी उपरोक्त सभी दशाओं से आपको मलेरिया हो सकता है। टाइफाइड कैसे फैलता है? देखो, अशुद्ध पानी पिएं, अगर आप अशुद्ध खाना खाएं, कहीं ऐसी जगह बैठ के खाना खा रहे जो प्रदूषित जगह भी है बैठने वाली, वहाँ भी साफ़ सफाई नहीं है, प्रदूषित भोजन है, या किसी संक्रमित व्यक्ति के पहले से उसको टाइफाइड है और आप उसके संपर्क में आते हैं, तो आपको टाइफाइड हो सकता है। तो दूषित पानी पीने, दूषित भोजन करने या संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से आपको टाइफाइड हो जाएगा। नीचे दिए गए लक्षणों में से कौन से टाइफाइड के लक्षण हैं? देखो, टाइफाइड के लक्षण क्या? ठंड लगना है, दर्द, पैर में दर्द होना, बुखार आना, पेट के ऊपर और शरीर के अन्य भागों में चकत्ते पड़ जाते हैं, मतलब छोटे छोटे चकत्ते पड़ जाते हैं, फफोले, ऐसा टाइफाइड में होता है। तो पहली वाली स्थिति को छोड़ करके दूसरी, तीसरी और चौथी स्थिति इसमें बनती है। ये लक्षण है कि पैरों में दर्द होने से मतलब आपके शरीर में दर्द होगा, बुखार भी आएगा और आपके शरीर के विभिन्न भागों पर छोटे छोटे फफोले पड़ जाएंगे। ये टाइफाइड की पहचान है। मलेरिया से बचने के लिए निम्न में से जो उपाय करना चाहिए उसके सामने ही आपको टिक करना है। सोते समय मच्छरदानी का उपयोग नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं, इस पर आप क्रॉस कर दीजिएगा। मच्छर को रोकने के लिए खिड़की और दरवाजे पर जाली लगानी चाहिए, बिल्कुल लगानी चाहिए। घर के अंदर कचरा इकट्ठा करके रखना चाहिए, बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। मच्छर मारने की दवा का छिड़काव नहीं करवाना चाहिए, ये भी गलत है, करवाना चाहिए। बाहर जाते समय मच्छर को दूर रखने वाली क्रीम लगानी चाहिए, बिल्कुल लगानी चाहिए। और घर के आसपास पानी को जमा करके रखना चाहिए, बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। तो इसमें से केवल 2 कारण ऐसे हैं जो आप करोगे तो आपको मलेरिया से आप बच सकते हैं, और 3 कार्ड जो कटिंग की अगर ऐसा करते हैं तो आपको मलेरिया ज़रूर हो जाएगा। डेंगू किस मच्छर से फैलता है? तो मच्छर के काटने से डेंगू फैलता है, उस मच्छर का नाम होता है एडीज मच्छर, जो पीछे बताया हमने। एडीज मच्छर के काटने से डेंगू फैलता है और अक्सर ये मच्छर साफ पानी पर पनपता है और दिन में काटता है। और अगले सवाल में पूछ रहे हैं कि नीचे दिए गए बॉक्स में 2 चित्र दिए गए हैं,
उसे देख करके बताइए कि डेंगू फैलाने वाले मच्छर कहाँ कहाँ उत्पन्न होते हैं और उनको रोकने के लिए क्या क्या उपाय। तो ये जो आपको स्रोत दिए गए, यहाँ पर तो मच्छर पनपते हैं और ये जो इधर लड़के बच्चे कर रहे हैं, इनसे ये होता है कि हम उसका रोकथाम कर सकते हैं। जैसे टायर हैं, कहीं पुराने टायर पड़े उनमें पानी भरा हुआ है, किसी बाल्टी में पानी बहुत दिन से रखा हुआ है, किसी ड्रम में पानी बहुत दिनों से रखा जो बदला नहीं गया है, कहीं दीवार पर नमी है, या किसी ये आपका छोटा सा गिलास में गमला, उसमें कुछ पौधे लगे, उसमें पानी भरा हुआ है और ये गंदगी आपके आसपास कहीं पड़ी हुई है, तो इन सभी जगहों से मच्छर फैलते हैं और उनमें पनपते हैं, जो हमें बीमारियां फैलाते हैं हम लोगों में। और ये देखिएगा, साफ़ सफाई है, कहीं टायर पड़े उनसे पानी निकाल दीजिएगा, डस्टबिन को साफ़ करके रखिएगा, साफ़ सफाई अपने चारों तरफ रखिएगा, तो इससे मच्छर कम फैलेंगे। तो वही हमें यहाँ पर दी गई जगह में लिखना भी पड़ेगा। आपके घर या आसपास जहाँ कहीं भी गंदगी या पानी भरा हुआ है, वहाँ पर विभिन्न प्रकार के मच्छर पैदा हो जाते हैं। दूसरे में हमें लिखना है कि अपने चारों तरफ साफ़ सफाई रखें, कहीं पानी जमा ना होने दें, मच्छर पैदा होने के चांस कम हो जाते हैं। चिकनगुनिया के बारे में अपनी नोटबुक पर आपको लिखना है। थोड़ा हमने यहाँ पर लिखा है कि एक किस के द्वारा फैलता है। एक प्रकार का वायरस होता है जो एडीज मच्छर के काटने से ही चिकनगुनिया भी फैलता है। इसे एक किस से फैलता है, तो ये संक्रमित व्यक्ति या मच्छर से फैलता है। इसके लक्षण क्या होते हैं? तेज़ बुखार है आपका और तेज़ शरीर में दर्द होगा, ये इसके लक्षण हैं। और इसके रोकथाम के क्या करना चाहिए वो अपनी नोटबुक को आपको लिखना है। यानी साफ़ सफाई रखनी है, दूषित भोजन दूषित पानी हमें नहीं पीना है। देखिए हैजा कैसे होता है? दूषित पानी पीने से हैजा होता है। अगर आप कहीं गंदा पानी पी लेते हैं तो हैजा, ऐसा नहीं है आप गंदा पानी पी लिया तो हैजा हो ही जाएगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन होने के चांस अगर हैं तो गंदा पानी पीने से होंगे। हैजा की बीमारी सही लक्षण पर निशानी, यानी इसके लक्षण क्या है ये सभी इसमें दिए, जैसे पतली दस्त होना, उल्टी होना, अधिक घबराहट होना, बार बार बेहोश हो जाना, क्योंकि जब आपको ज़्यादा उल्टी होगी शरीर में पानी की कमी हो जाएगी तो चक्कर भी आएंगे, बेहोश भी हो सकते हैं, सिर दर्द भी होगा, तेज़ बुखार भी होगा। ये सभी लक्षण हैं जो कॉलरा की बीमारी के पहचान के हैं। और इससे बचने के उपाय आपको नोटबुक पर लिखने हैं। तो वो केवल आप इतना लिखेंगे, हमें कहीं भी दूषित भोजन और दूषित पानी नहीं पीना है, और कहीं दूसरी जगह बैठ करके भी ये काम नहीं करना है। यहाँ वहाँ पानी पी रहे हैं या खाना खा रहे हैं तो आप एक तरीके से हैजा के बैक्टीरिया से या उसके वायरस से संक्रमित हो सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ, महेश और सुरेश चले जा रहे थे, अचानक सुरेश ने कहा कि इस क्षेत्र में बीमारी हमेशा होती है। उसने ये बात किस आधार पर कही होगी? कि अब क्या देख करके कह देगा यहाँ के लोग अधिक बीमार रहते हैं? केवल ये उस क्षेत्र में अधिक से अधिक गंदगी फैली देख करके उसने कह दिया होगा कि यहाँ के लोग अधिक बीमार रहते होंगे। मुकेश को यात्रा के समय भूख लगती है, उसे नाश्ता करने की इच्छा होती है। आगे जाकर उसे उसका मनपसंद नाश्ता मिल रहा था, लेकिन मुकेश ने उस जगह पर नाश्ता करना उचित नहीं समझा। मुकेश को भूख लगने के बावजूद उस जगह नाश्ता करना अच्छा नहीं लगा। इसका कारण क्या है? इसका केवल कारण ये होगा कि उस जगह पर देखो साफ़ सफाई नहीं होगी, जहाँ नाश्ता करना था वहाँ साफ़ सफाई नहीं होगी और पीने का स्वच्छ पानी नहीं होगा। केवल दो ही वजह हो सकती हैं। और वो भोजन जो करना चाहता, जो नाश्ता है, वो भी सही तरीके से नहीं रखा होगा, ढक के नहीं रखा गया होगा, उस पर मक्खी मच्छर बैठ रहे होंगे, इसलिए फिर उसने उस नाश्ते को नहीं किया। और ऐसा नाश्ता अगर हम करते हैं तो फिर हम खुद ब खुद बीमारियाँ बुलाते हैं। पीलिया के क्या क्या लक्षण होते? देखो इसमें 6 पॉइंट दिए गए, ये सभी पीलिया के लक्षण होते। मिचली और उल्टी आना, पेशाब का रंग पीला हो जाना, पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द होना, भूख कम लगना, त्वचा पर चकत्ते हो जाना और सिर दर्द होना, ये सभी लक्षण होते हैं। इससे पीलिया आपको हो जाए तो, क्योंकि उसमें खून की कमी हो जाती है। और लास्ट के 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, जैसे पानी की अम्लीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए निम्नलिखित में किस विधि का? अम्लीय अशुद्धियों से मतलब होता है पानी के अंदर ऐसी चीज़ें जो उसमें घुली नहीं हैं, तो उन्हें अगर हम अलग करना चाहें तो क्या करें? केवल छान के ही अलग किया जा सकता है और कोई तरीका अम्लीय अशुद्धियों को अलग करने का नहीं है। क्लोरीन पाउडर केवल उसमें से बैक्टीरिया मारने के लिए किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर डाल करके भी उसमें पानी में ऐसे बैक्टीरिया हैं जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, उन्हें मतलब दिखाई नहीं दे रहे लेकिन बैक्टीरिया, उन्हें मारने के लिए किया जाता है। और गर्म करना भी पानी में क्या होता है? उन बैक्टीरिया को मारने के लिए किया जाता है। लेकिन अम्लीय अशुद्धियाँ जो हमें दिखाई दे रही हैं वो केवल पानी से छान के अलग की जा सकती हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर हमने लिखी है, इनको छान के अलग किया जा सकता है। पानी के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में किस क्या करना चाहिए? शुद्धिकरण तो पानी में नमक मिलाकर ढककर रख देना चाहिए, ऐसे पानी शुद्ध नहीं होता है।
पानी को छान कर और उबाल कर रखना चाहिए, हाँ पानी शुद्ध हो जाएगा। पहले उबाल लीजिएगा फिर छान लीजिएगा, या पहले छान लीजिएगा बाद में उबाल लीजिएगा, एक बाद फिर छान लीजिएगा, तो पानी आपका शुद्ध हो जाएगा। पानी में नमक मिलाकर धूप में रखने से भी पानी शुद्ध नहीं होगा। पानी को साफ़ बोतल में रखकर फ्रिज में रख दो तब भी पानी शुद्ध नहीं होगा। फ्रिज में रखने से कोई पानी शुद्ध थोड़ी हो जाता, जैसा है वैसा ही रहेगा। फ्रिज में रखने से केवल ठंडा हो जाएगा या उसकी बर्फ़ बन जाएगी। अब यहाँ पूछा जा रहा है आपके मित्र के घर में पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो देखो, घरों में क्या करना है पानी को शुद्ध करने के लिए, केवल हम आरओ लगवा सकते हैं या उबाल करके छान करके उस पानी को शुद्ध कर सकते हैं, या उसमें कीटनाशक टैबलेट मिला करके क्लोरीन मिला करके भी पानी को शुद्ध किया जा सकता है। और लास्ट क्वेश्चन ये है कि नदियों का पानी जो हमारे घरों तक पहुंचाया जाता है वो किस प्रकार से शुद्ध किया जाता है। उसका भी यही तरीका है कि कीटनाशक दवाइयाँ मिला करके, क्लोरीनीकरण करके यानी क्लोरीन मिला करके, और उसका दूसरा ट्रीटमेंट करके, छान करके, उबाल करके, जो भी तरीके हो सकते हैं वो सब तरीके अपनाए जाते हैं उस पानी को शुद्ध करने के लिए। तो ये चैप्टर 14 था, जल के गुण और जल प्रदूषण, वो भी हमने अपनी तरफ से आपको कम्प्लीटली समझाने की कोशिश की। आशा करता हूँ आपने समझ पाया होगा। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।